सभी को नमस्कार। श्रुत रत्नाकर द्वारा आयोजित इस चतुर्थ प्राकृत भाषा अध्ययन अभ्यासक्रम के आज उद्घाटन सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस उद्घाटन सत्र का प्रारंभ हम मंगलाचरण से करेंगे। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोय सव्वसाहुणम। येषु पंचनमुक्तारो सप्प पावपणासनो मंगलाणं च सव्वेसें परमं हवै मंगलम्। तमो मंगल मुक्तिठम हिंसा संजमो तवो देवावितम नमः संति जसदमे सयामणो। सभी को नमस्कार। श्री रत्नाकर एवं केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित इस षणमासी प्राकृत भाषा अध्ययन अभ्यासक्रम के इस चौथे बैच में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के उद्घाटन सत्र में अपनी विशेष उपस्थिति देने के लिए केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय देहली के हमारे कुलपति श्री वरखेड़ी जी हमारे मध्य में उपस्थित है। श्रीनिवास वरखेड़ी जी, मैं अपने व्यस्त समय में भी वह समय निकालकर हमारे मध्य में उपस्थित हुए हैं, तो उनका संक्षिप्त में परिचय देकर उनको आशीर्वचन देने के लिए आमंत्रित करने के लिए मैं श्रुत रत्नाकर के संस्थापक जितेंद्र भाई शाह जी को आमंत्रित करता हूँ। नमस्कार सर। सभी को प्रणाम। आज हमारे लिए अत्यंत आनंद एवं हर्ष का विषय है। आज चौथी बार हम ऑनलाइन प्राकृत अभ्यासक्रम का प्रारंभ करने जा रहे हैं। 3 बार हम प्राकृत भाषा का अभ्यासक्रम संपन्न करके आज चौथी बार प्रारंभ करने जा रहे हैं। आज हमारे साथ बहुत सारे नामांकित प्रसिद्ध अतिथि जुड़े हुए हैं। हमारे साथ प्राकृत भाषा संस्कृत भाषा के प्रकांड विद्वान, सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी के कुलपति श्री एवं संस्कृत, प्राकृत, पाली आदि भाषाओं का भारत में विशेष रूप से प्रचार हो, विद्वान तैयार हो, हमारे प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन अध्यापन हो, नए लोग तैयार हो और वो भी प्राकृत, संस्कृत और पाली भाषा में विद्वान बन करके नए ग्रंथों की रचना करे, ऐसी भावना वाले और उनके कुलपति बनने के बाद पूरे देश में संस्कृत भाषा का विशेष रूप से प्रचार हुआ है। ऐसे हमारे कुलपति महोदय श्रीनिवास वरखेड़ी जी का मैं स्वागत करता हूं। आज प्रवास में हैं, बहुत ही व्यस्त हैं। आज उनका दिवस भी बहुत व्यस्त था, पर हमारी विनंती का स्वीकार करके हमारे पर बहुत बड़ा उपकार किया है। अभी वो एयरपोर्ट पर हैं और आधे घंटे में ही उनकी फ्लाइट उड़ने वाली है, तथापि हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसलिए अन्य विद्वानों और अतिथियों का परिचय और उनके प्रदान की बात मैं बाद में करूंगा। मैं सबसे पहले प्रोफेसर श्रीनिवास वरखेड़ी जी के आशीर्वचन के लिए उनको सादर निमंत्रित करता हूं। मैं उपस्थित सभी विद्वज्जनों को मैं प्रणाम करता हूँ। नमो अरिहंताः। पूजनीयाः आचार्यवराः धर्मचंद्र जैन महाभागाः, पूजनीयाः जितेन्द्र शाह महाभागाः, उपस्थिताश्च अन्ये अतिथयः, विशिष्य मोदी महाभागाः एवं अन्ये अत्र समुपस्थिताः प्राकृतभाषायाः जिज्ञासवः श्रद्धालवश्च। आपकी सुविधा के लिए मैं हिंदी में ही बोलूंगा। आचार्य जितेंद्र शाह जी ने जैसे बताया, श्रुत रत्नाकर के द्वारा भारतीय विद्याध्ययन के एक प्रमुख अंग के रूप में प्राकृत भाषा का अध्ययन और उसका एक परंपरा का निर्वहन करने का एक बहुत बड़ा दायित्व हम सब पर है। यह भाषा केवल एक संवहन माध्यम मात्र नहीं होता है।
भाषा यदि हम देखें, आप अंग्रेजी में बोलेंगे, हिंदी में बोलेंगे, तो समसामयिक विषयों को आदान प्रदान करने के लिए भाषा बोली जाती है। लेकिन भाषा की क्षमता ऐसे भी है जो काल से दूर में, काल व्यवधान से भी हमें विषयों को प्रदान करने की क्षमता भाषाएं रखती है। भी प्राकृत भाषा, संस्कृत, पाली भाषा, इन भाषाओं के द्वारा हमें वह विषय ज्ञात होता है जो हजारों लाखों सालों से पहले जो हमारे ऋषि मुनियों ने जिस तथ्य को प्राप्त किया था, उस तथ्य, उस विषयों को हम पहुंच सकते हैं इस मौका के द्वारा। देखिए, ये क्षमता सभी भाषाओं के लिए नहीं होती। चाहे हम हिंदी हो, अंग्रेजी हो, ये भाषाएं सामयिक विषयों पर परस्पर आदान प्रदान करने के लिए हम उपयोगी होते हैं, लेकिन समय से, समय सीमा से बाहर रहने वाला विषयों को यदि हम जानना चाहते हैं, वो काल व्यवधान से दूर रहने वाले परंपरा को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो एक प्राकृत और संस्कृत पाली भाषा की क्षमता है। तो मैं मानता हूँ आज हम इस परंपरा के द्वारा, प्राकृत परंपरा के द्वारा, केवल हजारों सालों से पीछे जो हमारे ऋषि मुनियों ने तथ्य को समझा था, उसको हम समझ नहीं रहे हैं। आने वाले हजारों सालों तक भी इस परंपरा को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। बाकी भाषाएं इतने लुप्त होते रहते हैं, उनमें वो धारण क्षमता भी नहीं होती है। लेकिन संस्कृत और पाली, प्राकृत भाषाओं में ऐसी क्षमता होती है जिसके द्वारा हम हजारों सालों पीछे नहीं, हजारों सालों तक आगे भी जा सकते हैं। तो टाइम को ट्रांसेंड करने के लिए हमारा उपाय यह भाषा है। इसलिए इन भाषाओं की क्षमता है, इन भाषाओं की महत्व है। बाकी भाषाओं में यह महत्व नहीं होता है। तो आज भारत एक ऐसा विषय है जिसके बारे में हम सबको, ये सनातन धर्म की परंपरा में, सनातन धर्म परंपरा में प्राकृत और संस्कृत पाली के भाषा के द्वारा हम भारत को समझने के लिए, भारत को जीवित रखने के लिए, भारत को एक विकसित भारत देखने के लिए प्रयास कर रहे हैं। उसमें उस प्रक्रिया में शुद्ध रत्नाकर का बहुत बड़ा योगदान है। शुद्ध रत्नाकर का बहुत बड़ा योगदान है। सुनाई दे रहा है मेरे? हाँ। शुद्ध रत्नाकर संस्था के द्वारा आप सबका प्रयास से, क्योंकि आप, मैं जानता हूँ आप अलग अलग देशों में, अलग अलग टाइम जोन में हैं, लेकिन एक परंपरा के लिए आप सब जुड़े हुए हैं। ये केवल प्राकृत को आप आज पढ़ रहे हैं, लेकिन मैं मानता हूँ प्राकृत के द्वारा, प्राकृत एक आपके लिए प्रवेश के लिए एक विंडो है। यदि प्रवेश कर लिया तो उसमें, जैसे एक मंदिर में प्रवेश कर लिया, मंदिर के लिए अनेक द्वार होते हैं, पूर्व द्वार, पश्चिम द्वार, दक्षिण द्वार, है ना। तो अनेक द्वार से मंदिर का प्रवेश होता है। तो पूर्व द्वार में प्रवेश करिए, उत्तर द्वार में प्रवेश करिए, दक्षिण में होती है, आपने नहीं देखा होगा, एक मंदिर के लिए चारों द्वार होता है, दक्षिण का भाग बंद हुआ होता है, बाकी द्वारों में प्रवेश कर सकते हैं। तो ऐसे हमारे किसी द्वार में प्रवेश करिए, लेकिन आपको अंतिम लक्ष्य गर्भगृह में जानने के जो जानते हैं, वो एक ही मंदिर का प्रतिमा होती है, एक ही भगवान की प्रतिमा होती है। तो वहां जाने के लिए आप संस्कृत के द्वारा जाइए, प्राकृत के द्वारा जाइए, और या तो पाली के द्वारा जाइए, जाने का मंदिर का, भगवान का दर्शन तो एक ही होता है। तो इसलिए भारत का ये तथ्य जानने की जो प्रक्रिया में हम सब अलग अलग द्वार से प्रवेश कर रहे हैं, लेकिन मैं आपसे आग्रह करता हूँ, एक बार प्रवेश करने के बाद वहाँ संस्कृत भी, पाली भी, प्राकृत भी, सभी भारत का जो भी चिंतन है वो एक है, उसका दर्शन करने के लिए आप प्रयास करिए। इसलिए हम सबके लिए ये महत्वपूर्ण विषय है। तो आज मैं आपको बधाई देता हूँ। और यहाँ केवल आप सबके क्यों उपस्थित हुआ, इसमें मेरा भी स्वार्थ है। आप सबके संतों का दर्शन इस कपटल के होगा, और सताम सदृश
प्रभवति कथमपि ही पुण्येन भवति। संग, सज्जनों का संग भी पुण्य से होता है। मैं आज यहाँ केरल में अभी त्रिशूर प्रदेश में हूँ। त्रिशूर से मैं यहाँ अभी दिल्ली जा रहा हूँ, और इस यात्रा में आपके द्वारा एक मंगल कामनाएं प्राप्त करने की इच्छा भी करता हूँ। तो आजकल सभी प्रवास मंगल कामनाओं के साथ ही होना चाहिए, ये भी आप जानते हैं। तो आप सबका आशीर्वाद और मंगल कामना मेरे साथ हो, इसी कामना के साथ मेरा वक्तव्य समाप्त करता हूँ। प्रणाम सर। धन्यवाद महोदय, आपकी वाणी से हम उपकृत हुए हैं। इसी रूप में अब कार्यक्रम की रूपरेखा को आगे ले जाते हुए मैं सबसे प्रथम स्वागत प्रवचन एवं उपस्थित अतिथियों का परिचय करवाने के लिए जितेंद्र शाह जी, जो श्रुत रत्नाकर के संस्थापक हैं, उनको आमंत्रित करूंगा। प्रोफेसर जितेंद्र भाई शाह जी संस्कृत, प्राकृत, पाली आदि भाषाओं के विदग्ध विद्वान होने के साथ साथ भारतीय दर्शन एवं उनमें भी विशेषतः जैन दर्शन के मूर्धन्य विद्वान हैं। आपने कई वर्षों तक संस्कृत, प्राकृत आदि का अध्ययन और अध्यापन तो करवाया ही है, किंतु उसके साथ राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन, एलडी इंस्टीट्यूट ऑफ इंडोलॉजी आदि संस्थानों में अपनी सेवाएं भी दी है। आप केवल भाषा के नहीं किंतु लिपि के भी प्रबुद्ध जानकार है और शास्त्रों के भी उतने ही विदग्ध पंडित हैं। मैं अधिक समय न लेते हुए प्रोफेसर जितेंद्र भाई शाह जी को आमंत्रित करता हूँ। नमस्कार सर। मैं पुनः सभी विद्वानों का, मित्रों का, जिज्ञासुओं का स्वागत करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। मैंने पहले बताया तदनुसार आज हमारे लिए अत्यंत खुशी का दिन है। चौथी बार हम ऑनलाइन प्राकृत अध्ययन का प्रारंभ करने जा रहे हैं। सबसे बड़ी खुशी तो इस बात की है कि आज राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर श्रीनिवास वरखेड़ी जी ने आशीर्वचन दिए, और हमें निश्चित ही श्रद्धा है कि हमारा यह कार्यक्रम बहुत आगे बढ़ेगा, निर्विघ्न संपन्न होगा, और जितने भी प्राकृत भाषा के जिज्ञासु हैं इस कोर्स में जुड़े हुए हैं, उनको प्राकृत भाषा के द्वारा जिस प्रकार से कुलपति महोदय ने बताया कि मंदिर में प्रवेश करने से जो लाभ होता है, वही लाभ आपको प्राकृत भाषा पढ़ने से होगा। आज हमारे साथ जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन, संस्कृत, प्राकृत, पाली, हिंदी, अंग्रेजी आदि अनेक भाषाओं के प्रकांड विद्वान, अनेक ग्रंथों के लेखक और जोधपुर यूनिवर्सिटी में दर्शन विभाग के अध्यक्ष आदि अनेक विश्वविद्यालयों में अलग अलग पदों को अलंकृत करने वाले प्रोफेसर धर्मचंद जी जैन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि धर्मचंद जी जैन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और उन्होंने भी प्राकृत भाषा की अद्भुत सेवा की है। अनेक प्राकृत भाषा के ग्रंथों का संपादन किया है, अनुवादन कार्य किया है, और प्राकृत भाषा के ग्रंथों का, प्राकृत भाषा में लिखे हुए ग्रंथों का अध्ययन अध्यापन करवाया है। इतना ही नहीं, जैन धर्म के आगम ग्रंथों का उन्होंने बहुत ही सूक्ष्म दृष्टि से अध्ययन किया है, अध्यापन करवाया है। ऐसे मेरे परम मित्र और प्रकांड विद्वान प्रोफेसर धर्मचंद जी का मैं इस वेला पर स्वागत करता हूं। आज वह हमें अध्यक्षीय भाषण से लाभान्वित करेंगे। मैं प्रोफेसर धर्मचंद जी जैन का स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ डॉक्टर जसवंत भाई मोदी जुड़े हुए हैं। जसवंत भाई मोदी बहुत बड़े प्रतिष्ठित दाता है, डॉक्टर तो है ही है,
अनेक लोगों के रोगों की दवा की है और आज भी सेवा कर रहे हैं। ये उनका व्यावसायिक परिचय है, किंतु एक अन्य परिचय है कि वह जैन धर्म के प्रेमी हैं, जैन शिक्षा के बहुत बड़े रुचि रखते हैं और दानवीर हैं। उन्होंने अमेरिका के अनेक विश्वविद्यालयों में, यूनिवर्सिटियों में जैन चेयर की स्थापना की है। अमेरिका एक ऐसा देश है कि वहाँ विश्व भर के लोग पहुंचना चाहते हैं और वहां से यदि जैन धर्म के सिद्धांतों का प्रचार होगा तो निश्चित रूप से पूरे विश्व में जैन सिद्धांतों का प्रचार हो सकता है। प्राकृत भाषा के परम प्रेमी हैं। प्राकृत भाषा का प्रचार करने के लिए और उसका अध्यापन करवाने मतलब कि यूनिवर्सिटियों के द्वारा प्राकृत भाषा का अध्ययन हो, उसके लिए हमेशा तैयार रहते हैं। न जाने कितने मिलियंस ऑफ डॉलर्स का दान दिया है। और इतना एक परिचय मैं देता हूं, लेकिन एक और परिचय है कि यदि हमें अच्छा जीवन जीना है तो अच्छा आहार भी करना चाहिए और वो आहार निर्दोष होना चाहिए, जिसमें हिंसा नहीं होनी चाहिए। और आज साक्षात या प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से भोजन में अनेक तरह की हिंसा होती है और इसलिए उन्होंने देखा कि सबसे श्रेष्ठ अहिंसक आहार कौन सा होता है, तो उन्होंने जैन विगनिज्म का स्वीकार किया। वो न कोई भी प्राणीज चीजों का उपयोग नहीं करते हैं, मतलब दूध, चीज, मक्खन, घी आदि कुछ भी ग्रहण नहीं करते हैं। वो केवल जो वनस्पति जन्य आहार है वही ग्रहण करते हैं। और उनका आग्रह भी रहता है कि विश्व के सभी जैनों को विगनिज्म अपनाना चाहिए। यदि सही रूप में भगवान महावीर की अहिंसा की बात हम करते हैं तो हमें ऐसी आहारचर्या का भी स्वीकार करना चाहिए। न केवल अमेरिका में, किंतु इंग्लैंड में, ब्राजील में, इजराइल में और सिंगापुर में और भारत में कई यूनिवर्सिटियों में प्राकृत भाषा और जैन विद्या का कार्यक्रम चालू करवाया है। हमारे साथ आज जसवंत भाई जुड़े हैं। मैं उनका भी स्वागत करता हूं और उनके द्वारा भी हम आशीर्वचन ग्रहण करेंगे और अपने जीवन के अनुभव और प्राकृत भाषा के प्रचार के लिए जो उन्होंने काम किया है उसका हमें परिचय करवाएंगे। बहुत बड़ा काम किया है। बहुत छोटे समय में ये संपूर्ण बातें हमें पता नहीं चलेगी, लेकिन जो सारभूत बातें हैं वो निश्चित रूप से हमारे सामने प्रस्तुत करेंगे। हमारे आज दूसरे एक अतिथि जो हमारे लिए खास है, मेरे मित्र हैं, और वो हैं श्री रमेश भाई शाह। रमेश भाई बेंगलोर में रहते हैं। बेंगलोर में उन्होंने जैन फाउंडेशन की स्थापना की और जैन फाउंडेशन के द्वारा अनेक जैन विद्वानों को उन्होंने आमंत्रित किया, उनके विषयों पर प्रवचन करवाए। आज जैन फाउंडेशन एक ऐसे मुकाम पर पहुंचा है जो मुकाम पर वर्षों पर भी भारत के इंस्टीट्यूट नहीं पहुंच पाती है, वहां केवल 5 साल में पहुंचे हैं। और सतत जैन फाउंडेशन के द्वारा जैन विद्वानों को आमंत्रित करके जैन सिद्धांतों का प्रचार किस तरह से हो उसके लिए प्रयासरत रहते हैं। उन्होंने कई प्रयोग किए हैं, उसमें एक सबसे मुझे प्रिय लगा वैसा प्रयोग है वो डिजिटल उपवास का।
डिजिटल उपवास मतलब कि आपको जिस दिन उपवास का पचकान लेते हैं, उसी तरह उस दिन आपको डिजिटल गैजेट का उपयोग नहीं करना है। पूरे दिन आपको एक भी डिजिटल गैजेट मतलब स्मार्टफ़ोन, आईपैड, कंप्यूटर आदि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का प्रयोग नहीं करना है। और इसके द्वारा उन्होंने जो मानसिक शांति प्राप्त होती है उसका प्रयोग किया। उन्होंने इतना ही नहीं, डिजिटल फास्टिंग के पचकान भी बनवाए। और वो भी एक रोचक बात है कि वो पचकान पर्युषण के समय प्रचार करके लोगों को डिजिटल फास्टिंग के लिए वो प्रोत्साहित करते हैं। और जो लोग डिजिटल फास्टिंग में मासक क्षमण करते हैं, मतलब 1 महीने तक एक भी डिजिटल गैजेट का उपयोग न करना, या 28 करते हैं मतलब 8 दिन डिजिटल गैजेट्स के उपयोग नहीं करना, या जो एकासना करते हैं मतलब कि दिन में केवल 1 घंटे के लिए डिजिटल गैजेट का उपयोग करना। इस प्रकार के अलग-अलग पचकान बना करके लोगों को डिजिटल गैजेट्स से अलग रह करके कितना बड़ा शांति का अनुभव होता है, वो कार्य करके लोगों को आश्चर्यचकित किया है। प्रति वर्ष ये कार्य कर रहे हैं। बच्चों के लिए ऑनलाइन पाठशाला और अलग-अलग प्रकार के कार्यक्रमों का वो आयोजन करते हैं। मैं आज रमेश भाई शाह का भी स्वागत करता हूँ, नमस्कार करता हूँ और उनसे भी हम आशीर्वचन और अपने अनुभव की बात सुनेंगे। आज देश विदेश से अनेक जिज्ञासु जुड़े हुए हैं, भारत से और विदेशों से। प्राकृत भाषा पढ़ने के लिए जो प्रोत्साहित हुए हैं, वही हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है कि हमने कोई अधिक प्रचार नहीं किया है, किंतु इस कोर्स का जो कोर्स की प्रसिद्धि देश और विदेश में हो चुकी है। अनेक यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी भी जुड़े हुए हैं, जिसमें जेएनयू मतलब जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, डीयू यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी, बेंगलोर यूनिवर्सिटी, पुणे यूनिवर्सिटी, चेन्नई मद्रास यूनिवर्सिटी और न जाने कौन कौन सी यूनिवर्सिटी से जुड़े हैं, वो हमारा जो प्रसिद्धि है उसकी उपलब्धि है। हम चाहते हैं कि और भी प्राकृत भाषा के प्रेमी इस माध्यम से जुड़े। प्राकृत भाषा आज से 2600 साल पहले जनभाषा थी, लोक भाषा थी। इसीलिए श्रमण भगवान महावीर ने और बुद्ध ने अपना उपदेश लोक भाषा में दिया। और प्राकृत भाषा, पाली भाषा न जानने के कारण केवल संस्कृत भाषा जानने के द्वारा हम भारतीय संस्कृति का संपूर्ण परिचय नहीं कर पाते हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि हमारी प्राचीन संस्कृति और हमारी धरोहर का परिचय करना हो तो तीनों भाषा को सीखना आवश्यक है। हमें ये एक अवसर मिला है कि आज से 2600 साल पहले की भाषा, जनभाषा को पढ़ाने का एक अवसर मिला। इस अवसर के द्वारा एक बहुत बड़ी उपलब्धि हमें मिली। पिछले 2-3 सालों से हमने प्राकृत भाषा का जो प्रचार प्रसार किया, उसके कारण 2024 के अक्टूबर की 3 तारीख को हमारे देश के प्रधानमंत्री ने प्राकृत भाषा को शास्त्रीय भाषा अर्थात क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया। और हमारा उत्साह अधिक हो गया कि हमें अब प्राकृत भाषा के प्रचार प्रसार के लिए अधिक प्रयत्न करना पड़ेगा, अधिक प्रयास करना पड़ेगा और हम लोग हमारे देश की ये प्राचीन लोक भाषा का प्रचार प्रसार करके एक बहुत बड़े ग्रंथों का, साहित्य का परिचय कर पाएंगे। श्रमण भगवान महावीर की वाणी को उनके शब्दों में हम समझ पाएंगे और उसके पर रचे हुए अन्य ग्रंथों का भी हम परिचय कर पाएंगे।
हमारे जो जैनों के प्रतिक्रमण के सूत्र हैं वो सारे अधिकतर सूत्र प्राकृत भाषा में हैं। तो यह भाषा जानने के पश्चात हमारे प्रतिक्रमण आदि सूत्रों का भी हमें सम्यक रूप से परिचय होता है। तो ये सारी उपलब्धि हो सकती है और इसी भावना के कारण हम लोगों ने ये प्राकृत अध्ययन का ऑनलाइन कोर्स प्रारंभ किया है। और मैं सभी जिज्ञासुओं को ये एक आश्वासन देना चाहता हूं कि आप 6 महीने में प्राकृत भाषा का विशेष रूप से परिचय कर पाओगे। ग्रंथों को पढ़ने की क्षमता भी आपको प्राप्त होगी, प्राकृत भाषा में संभाषण करने की भी क्षमता प्राप्त होगी और कुछ व्याकरण के द्वारा आप ग्रंथों का अनुवाद भी कर पाओगे। मैं अधिक बात नहीं करूंगा। मैं इतना कह करके सभी जिज्ञासुओं का आज स्वागत करते हुए प्राकृत भाषा प्रेमियों को वंदन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद महोदय, आपके स्वागत उद्बोधन के लिए। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए इसी श्रृंखला में आज हमारे मध्य में द जैन फाउंडेशन के संस्थापक श्री रमेश शाह जी, जो आज विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित है, मैं उन्हें निवेदन करता हूँ कि वे अपने उद्बोधन से हम सभी को लाभान्वित करें। जय जिनेन्द्र सर। Jai Jinendra, to everybody who's joined this. Heartiest congratulations to the entire team of Shrut Ratnakar on the inauguration of the 4th consecutive program of Prakrit language learning. I should mention here a little bit what efforts we have done in Jain Foundation and the way Jitu Bhai has explained. It is all under his guidance. He is our mentor, and I have not come across so far anybody in our community who is totally non-sectarian, who is always ready to help, connect anybody of any scholars who has been known, and he is always accessible. And his commitment, especially towards the not only language, he's been doing Samesar on Jain Foundation for a long time, and he does all with selfless motive and keeping the interest center point as Jainism in between. So lot of gratitude and respects towards Jitu Bhai and his tireless efforts and deep commitment in preserving and spreading the Jain knowledge and especially the language. Many of you must be knowing, but I can tell you, even the recognition of Prakrit language as a cultural language by the government of India, it is many people's effort, but I can tell you, lot of credit should go to single-handedly to Jitu Bhai. If Jitu Bhai would not have taken that mandate, then today Prakrit language would not have been the cultural language of this country. And reviving the language, which is as tough as Prakrit language, is not easy. Unfortunately, even today, I am not able to express myself in any other languages than the English language because we have been brought up and we have been tuned to that type of environment. So kudos, my hats off to the entire Shrut Ratnakar team and especially a lot of respect to Jitu Bhai. I wish you all the success in this program. Thank you so much for giving me this opportunity. I'll be ever grateful to you. Thank you. Jai Jinendra. जी धन्यवाद रमेश जी, आपके उद्बोधन से हम प्रेरित हुए हैं और धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। अब जो यूएस से जुड़े हैं श्री जसवंत भाई मोदी, जिनका जितेंद्र सर ने बहुत सुंदर परिचय दिया, जो जैन धर्म एवं प्राकृत भाषा के विकास के लिए कार्यरत है, ऐसे जसवंत मोदी जी को मैं आमंत्रित करता हूँ कि वे अपने विशेष उद्बोधन से हमें लाभान्वित करें। जय जितेंद्र। Jai Jinendra, thank you very much, Jitu Bhai and other honored guests for giving me this opportunity to uh, address the inaugural session
for the fourth Prakrit language course. I am honored to be joined by many other eminent illuminaries here, including Dr. Ramesh Bhai Shah, Dr. Dharmachandra Jain, and Srinivas Patheli. Learning Prakrit from the scholars at SRT is a privilege that offers a unique opportunity to gain a profound understanding of the language and its significance in Jain philosophy and the culture. It unlocks the original text. Prakrit is the language of an ancient Jain scriptures like Agams and Angas. Scholars can guide you through this text, revealing the original teachings of the Jainism. It reveals the nuanced meanings. Prakrit is a complex language, and scholars can help you understand the subtle nuances of Jain philosophical concepts such as Anekantvad and Syadvad. It provides the historical context. Scholars can place Jain philosophy within its historical and cultural context, helping you understand the development of Jain thought and its significance. Prakrit language enhances the understanding of key concepts. Scholars can delve deeper into the key Jain concepts like ahimsa, karma, and moksha, providing a richer understanding of Jain philosophy. It facilitates a critical analysis. Learning Prakrit from the scholars enables you to critically analyze Jain philosophical text, evaluating their significance uh, and relevance in the modern times. Prakrit language encourages critical thinking. Scholars can guide you in applying Jain philosophical concepts to contemporary issues, fostering critical thinking and problem solving skills. It supports spiritual growth. Understanding Jain philosophy through Prakrit can deepen your spiritual practice, allowing you to connect with the teachings on a more profound level. Prakrit language fosters appreciation of the Jain culture. Learning Prakrit from the scholars can also cultivate an appreciation of the Jain art, literature, and culture, enriching your understanding of the manuscripts. As Dr. Jitendra Bai said, that here in the US, now we have been establishing many Jain chairs at the university level. The latest one, about a week ago, we signed the pledge at University of Texas at Austin for the Jain Professorship Endowment. We have more than 40 universities in US, Europe, UK, and I can say with certainty that there is a tremendous desire to learn an Eastern culture here in the West, including our Jainism, and I believe that those efforts are fruitful. And learning Prakrit, there is a deep desire here as well. So I congratulate Dr. Jitendra Bhai for taking this initiative and conducting many different courses, which are a 1 month course, a 6 months course, and an yearly course. And thank you very much for giving me an opportunity. Last but not the least, Dr. Ramesh Bhai Shah just now said why he speaks in English. I would say the same thing. I was born in Gujarat, speaking Gujarati until my college level. I came here, and now I'm kind of used to doing all my work
in English. So I do speak Gujarati. I probably can speak Gujarati, but I'm more comfortable in an English language. I do appreciate learning Prakrit maybe one of the days, but thank you very, very much. I appreciate. Good luck to all the people who are going to study Prakrit. It will enrich our history and Jainism Dharma. Thank you very much. जी धन्यवाद महोदय। क्रम में आगे बढ़ते हुए आज जिनके वक्तव्य के लिए हम सभी यहाँ प्रायः एकत्रित हुए हैं, ऐसे इस सभा का अध्यक्षीय उद्बोधन करने के लिए सभी दर्शनों के मूर्धन्य विद्वान और उनमें भी विशेषतः जैन दर्शन के पंडित के रूप में जाने जाने वाले जोधपुर में स्थित जय नारायण विश्वविद्यालय के जो फिलॉसफी डिपार्टमेंट के अध्यक्ष के रूप में जिन्होंने सेवाएं दी हैं और अभी निवृत्त है, ऐसे धर्मचंद जैन सर को मैं आमंत्रित करता हूँ कि वे अपने अध्यक्षीय उद्बोधन से हमें लाभान्वित करें। नमस्कार सर। जय जिनेन्द्र। तब्बेसिम अहिनंदनम स्वेरैणायर संठानेन समाजूये अस्सिम उद्घाटन कज्जकम में पमुहातिरूपेण उवट्ठिया केंद्रीय सक्कय विश्वविद्यालयस्य कुलपतिवर्या आयर्या श्रीनिवास वर्खेड़ी महोदया स्वेरैणायर संठानस्य निदेशकवर्या मम मित्रवरा आयर्या जींद शाह महोदया अमेरिका ओ डॉक्टर जसवंत मोदी महोदया जैन फाउंडेशन संठानस्य संठावगा रमेश शाह महोदया भोगीलाल लहरचंद पाच्य संठानस्य निदेशका आयर्या विजय कुमार महोदया कज्जशालाए शिक्षका जीर्णासवो य सब्बे सिंह अभिनंदनम करेमि। श्रुत रत्नाकर के द्वारा समायोजित इस षणमासिक कार्यक्रम में उसके उद्घाटन सत्र में आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। श्रुत रत्नाकर के द्वारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य संपन्न किया जा रहा है विगत 2 वर्षों से। ये चौथी कार्यशाला है। 6 माह का पाठ्यक्रम जिसमें शिक्षकों के द्वारा आचार्य हेमचंद्र की व्याकरण को आधार बनाकर प्राकृत सिखाई जा रही है। उसका व्याकरण के साथ वाचन, संभाषण, लेखन आदि का अभ्यास कराया जा रहा है। ऐसी इस कार्यशाला में नवीन छात्रों का, नवीन जिज्ञासुओं का विशेष रूप से हार्दिक अभिनंदन है। मैं चर्चा करना चाहूंगा कि प्राकृत भाषा प्राचीन होते हुए भी आज भी प्रासंगिक है। आज भी उसे पढ़ने की आवश्यकता है। यह भाषा एक रूप में नहीं रही, अनेक रूपों में प्रवाहित होती रही है, किंतु आज भी उसके अवशेष हमारी जन भाषाओं में, हमारी लोकल लैंग्वेज में विद्यमान है। उदाहरण के लिए घर शब्द है। घर शब्द का हम प्रयोग करते हैं। घर शब्द प्राकृत का है। इसका प्रयोग संस्कृत में नहीं हुआ। संस्कृत में गृह शब्द है, प्राकृत में घर शब्द है। घर शब्द का प्रयोग आज हिंदी में भी है। हिंदी के साथ गुजराती, मराठी, राजस्थानी और अन्य उत्तर भारत की भाषाओं में और अन्यत्र भी, दक्षिण में भी घर शब्द का प्रयोग किया जाता है, समझा जाता है।
इसी तरह से खेल शब्द है, खेल शब्द प्राकृत का शब्द है, संस्कृत में इसका प्रयोग नहीं हुआ, क्रीड़ा शब्द का प्रयोग वहां होता है, लेकिन खेल और खेल शब्द ये प्राकृत से आया है। इसी तरह से कवाड़ जो डोर के लिए प्रयुक्त होता है, किवाड़ जिसको हम बोलते हैं, दरवाजा, वो कवाड़ शब्द प्राकृत का है। ऐसे अनेक शब्द हमारी भाषा में आज भी हैं जो हमें प्राकृत से कनेक्ट करते हैं, प्राकृत से जोड़ते हैं। ऐसी प्राकृत भाषा का प्रवाह निरंतर चलता रहा और ये प्राकृत भाषा, जैसा कि जितेंद्र भाई शाह ने बताया कि इसी प्राकृत भाषा में तीर्थंकर महावीर ने उपदेश दिया और बुद्ध ने भी उपदेश दिया, जिसे आज पाली भाषा के रूप में जाना जाता है, और भगवान महावीर ने उपदेश दिया, वो अर्धमागधी प्राकृत के रूप में जानी जाती है। प्राकृत भाषा से अनेक भाषाएं निकली हैं। जिस प्रकार से समुद्र से ही मेघ के रूप में जल निकलता है और पुनः बरसकर नदियों के रूप में प्रवाहित होता हुआ समुद्र में मिल जाता है, उसी प्रकार से समस्त भाषाएं प्राकृत से निकलती हैं और वह प्राकृत में ही मिल जाती हैं। प्राकृत जो कि प्रकृति की, प्रजा की भाषा है, आम जन की भाषा है, वो प्राकृत है। प्राकृत के विभिन्न रूप हमें देखने को मिलते हैं, किंतु वो क्षेत्र के कारण से हैं। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग थोड़ा थोड़ा परिवर्तन के साथ वो भाषा बदलती रही है। इसका अर्थ यह नहीं कि प्राकृत भाषाएं अनेक हैं, लेकिन प्राकृत के थोड़े थोड़े अंतर के साथ उसे अनेकता के साथ कहा जाता है। फिर भी वो सब मिलाकर प्राकृत का नाम ही उसमें प्रयुक्त किया जाता है। उन सभी समूह, प्राकृतिक समूह शब्द है, उन भाषाओं को सामूहिक शब्द है, जिससे हम अनेक भाषाओं को, शौरसेनी या मागधी, अर्धमागधी, पैशाची आदि भाषाओं को जानते हैं, समझते हैं। प्राचीन काल में आगमों की ये भाषा रही। आज भी आगमों को पढ़ना हो तो प्राकृत की जानकारी आवश्यक है। उसके व्याख्या साहित्य को पढ़ना हो, आगम के अतिरिक्त चाहे वो अंग उपांग हो और निरुक्ति, भाष्य आदि और चूर्णी भी, इनको पढ़ना हो तो हमें प्राकृत भाषा का ज्ञान आवश्यक है। लेकिन प्राकृत भाषा केवल जैनों की भाषा नहीं रही, ये भारत की भाषा रही, सार्वभौमिक भाषा रही, अन्य जनों की भी, आम जनों की भी भाषा रही। इसीलिए संस्कृत के कवियों ने भी संस्कृत के नाटकों में प्राकृत का प्रयोग किया है। चाहे वो भास हो, कालिदास हो, अश्वघोष हो, या भवभूति हो, या शूद्रक हो, कोई भी क्यों न हो, सभी ने प्राकृत का प्रयोग किया है। और संस्कृत के कवि कालिदास, जो प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं, उन्होंने कुमार संभव में एक श्लोक कहा है जिसमें संस्कृत के तुल्य ही प्राकृत को महत्व दिया है। वे कहते हैं, विधा प्रयुक्तेन च वाङ्मयेन सरस्वती तम मिथुनम नुनाव, संस्कार पूतेन वरम वरेण्यम, सुखग्राह्य वधुम सुखग्राह्य निबंधनेन। यानी दो प्रकार की भाषाओं के साथ शिव और पार्वती का जब विवाह हुआ तो शिव को संस्कृत के माध्यम से आशीर्वाद दिया गया और पार्वती को प्राकृत के माध्यम से आशीर्वाद दिलाते हैं कालिदास। तो वो कहते हैं कि दो प्रकार का वाङ्मय है, दो प्रकार का साहित्य है। और इस बात की चर्चा, दो प्रकार के साहित्य की चर्चा ठाणांग सूत्र में भी है। स्थानांग सूत्र जिसे हम कहते हैं, ठाणम कहते हैं प्राकृत में, उसमें भी इन दो भाषाओं की चर्चा है, सक्कय और पागत, इस रूप में। तो इन दो भाषाओं में जो संस्कृत है, संस्कृत तो संस्कार पूत की गई, यानी संस्कारित भाषा है, परिष्कृत भाषा है। वो आम जन की भाषा नहीं, मूल भाषा नहीं, अपितु मूल भाषा या आम जन की भाषा तो प्राकृत है। इसलिए वो कहते हैं कि संस्कार पूतेन वरम वरेण्यम, वर को तो संस्कार से पवित्र की गई भाषा के द्वारा आशीर्वाद, सरस्वती ने उनकी स्तुति की, और सरस्वती ने ही वधु की, जो वधु की स्तुति की, सुखग्राह्य निबंधनेन, सुख से जिसको ग्रहण किया जा सके, बड़ा अच्छा विशेषण लगाया, जिसको आसानी से समझा जा सके, वो सुखग्राह्य निबंधन वाली है। जिस भाषा को, जिसके साहित्य को आसानी से समझा जा सकता है, वो प्राकृत भाषा है। ऐसी प्राकृत भाषा की महिमा का गान कालिदास स्वयं ने किया है, और इनके अतिरिक्त हम देखें तो सभी नाटकों में प्राकृत का प्रयोग हुआ है। और भरत जो एक
प्रसिद्ध नाट्य शास्त्र के रचयिता हुए, उन्होंने प्राकृत भाषा के बारे में भी 17वें सर्ग में और उसके पश्चात भी प्राकृत के संबंध में अनेक बातें कही हैं। प्राकृत का स्वरूप उन्होंने प्रतिपादित किया है, प्राकृत के अनेक भेदों का प्रतिपादन किया है। वह कहते हैं मागध्य बंतिजा प्राच्या शौरसेन्यर्धमागधी दाक्षिणात्या वाल्लिका च सप्त भाषा प्रकीर्तिता। 7 भाषाएं कही गई हैं उनके अनुसार प्राचीन रूप में। तो मागधी, अवंतिजा, प्राच्या, शौरसेनी, अर्धमागधी और दाक्षिणात्या और वाल्लिका, इन 7 भाषाओं की वो चर्चा करते हैं। ये सभी प्राकृत भाषाएं हैं और प्राकृत भाषा के उन्होंने लक्षण भी दिया है अपने भरत के नाट्य शास्त्र में। लक्षण भी वो देते हैं कि प्राकृत में क्या परिवर्तन मुख्य रूप से होता है। वो श्लोक में कह देते हैं कि उसमें जो ध्वनियां हैं क ग च ज त द प य व, इनका प्राय लोप हो जाता है, इनका स्वर बचा रहता है, ऐसा वो कहते हैं, श्लोक के माध्यम से कहते हैं। लेकिन एक विशेषता प्राकृत की जो मुझे नजर आती है, मुझे क्या जो भी प्राकृत पढ़ता है उनको नजर आती है कि प्राकृत इतनी सरल भाषा है, अत्यंत सरल भाषा है। उस सरल भाषा, वो सरल भाषा क्यों है कि उसमें ऐसे कठिन शब्दों का प्रयोग नहीं हुआ जैसा संस्कृत में देखने को मिलता है। वहां एक वर्ग के ही संयुक्त अक्षर मिलते हैं, अलग अलग वर्गों के संयुक्त अक्षरों का प्रयोग, और स के साथ में भी अन्य वर्गों के अक्षरों का प्रयोग प्राकृत में नहीं मिलता। प्राकृत में क वर्ग के ही अक्षरों का साथ में समावेश होगा। अगर क वर्ग के शब्द हैं तो इसी तरह से च वर्ग, ट वर्ग इत्यादि के जो वर्ण हैं उन्हीं का संयुक्त अक्षर मिलता है, अन्य वर्गों के संयुक्त अक्षर नहीं मिलते। इस तरह से प्राकृत एक सरल भाषा है और सरल भाषा के साथ साथ ये मधुर भी है, कोमल भाषा भी है। इस प्राकृत में ही मैंने इस गाथा का एक निर्माण किया है, वो मैं आपके समक्ष इस गाथा के माध्यम से प्राकृत के सरलता के बारे में कहता हूँ। सरला पाय्य भाषा बहुरा कोमला ऐपायीणा नच्चयी जुवैव इमा भविगुण खलु सत्थि ये भाषा। अभी एक बात कही थी मेरे मित्रवर जितेंद्र भाई शाह ने कि प्रधानमंत्री जी ने और कैबिनेट के माध्यम से 3 अक्टूबर 2024 को अन्य भाषाओं के साथ प्राकृत को भी शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया है। तो शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने पर ये प्राकृत भाषा की क्या गति हो रही है, तो मैंने इसको एक पंक्ति में कहा है उसकी विशेषता बताने के साथ। एक तो पहली बात ये कि वो सरल है, सरला पाइये भाषा, प्राकृत भाषा सरल है। सरलता के लिए मैं कहना चाहूंगा कि अगर प्राकृत को सीखना हो तो संस्कृत की अपेक्षा केवल 5% श्रम की आवश्यकता है। 5% श्रम में प्राकृत को सीखा जा सकता है। प्राकृत तो क्या परिचय प्राकृत का करें, प्राकृत की गाथा बोलें, प्राकृत के कथाएं सुने, तो उससे से प्राकृत का बोध हो जाएगा। जैसे आंग्ल भाषा सीखने के लिए आंग्ल का प्रयोग करने लगते हैं, जर्मन भाषा सीखने के लिए जर्मन का प्रयोग करते हैं, जिस भाषा को हम प्रयोग करने लगते हैं वो भाषा सीखने में आ जाती है। तो ऐसे ही प्राकृत का हम अगर प्रयोग करने लगें, उसके प्राचीन सरल सरल वाक्यों का प्रयोग करने लगें, तो प्राकृत भाषा आ सकती है। इसमें विशेषता यह है कि इसमें संस्कृत की भांति परस्मयी पद, आत्मनेय पद, ये 2 प्रकार से भाषाओं धातुओं का वर्गीकरण नहीं है, क्रियाओं का वर्गीकरण नहीं है, अपितु सारी क्रियाएं एक ही समान चलती हैं। वो परस्मयी पदी भी हैं, आत्मनेय पदी भी हैं। इस तरह से ये वर्गीकरण वहां नहीं है। इसी तरह से इसमें जो सरलता है, इस 10 गण यहाँ नहीं है। संस्कृत में 10 गण होते हैं, भवादि गण, अदादि गण, रुधादि गण, तुदादि गण आदि अनेक गण, 10 गण हैं। वह गण अलग अलग गण नहीं है, सभी धातुओं के रूप एक समान चलते हैं, सभी क्रियाओं के रूप एक समान चलते हैं। फिर यहाँ व्यंजनांत कोई शब्द नहीं है, नकारांत, सकारांत आदि व्यंजनांत शब्दों के रूप याद करने की आवश्यकता नहीं होती। तो कोई भी व्यंजनांत शब्द नहीं होने से उसका शब्द रूप याद नहीं करना है। और स्वरांत भी केवल अकारांत, इकारांत और उकारांत, इन 3 प्रकार के ही शब्दों का रूप याद करना होता है। संस्कृत में तो हमें ऋकारांत भी याद करना होता है, अन्य अन्य भी जो है आकारांत आदि शब्दों के रूप याद करने होते हैं। तो यहाँ उसका एक प्रकार का अभाव है। तो ये सरलता है प्राकृत की। यहाँ द्विवचन का प्रयोग नहीं है,
एक वचन और बहुवचन का प्रयोग है तो द्विवचन के रूप याद नहीं करने पड़ते। इस प्रकार से प्राकृत भाषा संस्कृत की अपेक्षा अत्यंत सरल है सीखने में। तो जो प्राकृत सीखने का संकल्प किए हुए हैं वो बधाई के पात्र हैं और वो शीघ्र ही प्राकृत को इस 6 माह के कोर्स के माध्यम से सीख सकते हैं। उनके लिए मैं शुभकामनाएं देता हूं। और ये जो इसका प्रयोग हुआ शास्त्रीय भाषा, महुरा, मधुर है, ये कोमल है, अति प्राचीन है। तो ये शास्त्रीय भाषा घोषित होने के बाद इसकी क्या गति हो रही है कि नच्चई जुबई वैमा, जैसे कोई युवती नृत्य करती है हंसी प्रसन्नता के क्षणों में, उसी तरह से ये प्राकृत भाषा नृत्य कर रही है, युवती की भांति नृत्य कर रही है। यानी प्राकृत भाषा आनंदित हो रही है और प्राकृत भाषा के प्रेमी आनंदित हो रहे हैं कि प्राकृत भाषा का अब कल्याण होने वाला है, उत्थान होने वाला है, इसकी विशेष इसकी उन्नति होने वाली है। और क्या लाभ होगा इससे कि बढ़ी सही अध्ययनम लेखनम संभाषणम अनुवाओ, इसका अध्ययन बढ़ेगा, लेखन बढ़ेगा, संभाषण होगा, अनुवाद के कार्य भी बढ़ेंगे। पांडुलिपि संपायनम संगोष्ठिनम आवोजनम, और पांडुलिपियों का संपादन होगा। जो पांडुलिपियां अभी ग्रंथागारों में लाखों की संख्या में अपठित रूप में पड़ी हुई हैं, असंपादित रूप में पड़ी हुई हैं, प्राकृत को जब जानने वाले लोग सामने आएंगे, अधिक लोग आएंगे, तो उन पांडुलिपियों को निकालेंगे, उनका संपादन करेंगे, उनमें विद्यमान ज्ञान को पूरे देश विदेश में प्रचारित करेंगे। इसी तरह से संगोष्ठियों का भी आयोजन होगा। इस तरह से भांति भांति से प्राकृत की उन्नति होने का ये अवसर आया है। और ये कार्यशाला जो आयोजित की जा रही है, पाइये शिक्षणत्थम खु पवट्टई छम्मासियो अभ्यासु, प्राकृत भाषा के शिक्षण के लिए यह 6 मासिक अभ्यास, 6 माही अभ्यास यहाँ किया जा रहा है। सहलो अवश्यम हो सही, ये अवश्य ही सफल होगा। परिभागीण उत्साहेण, क्योंकि इसमें जो प्रतिभागियों का उत्साह जब ये होगा तो ये 6 माह के अभ्यास का क्रम निश्चित रूप से ही सफल होने वाला है। क्योंकि जितना उत्साह होगा, जितना डेडिकेशन होगा, समर्पण होगा, उसके साथ सफलता निश्चित है। हम रुचि लेंगे इसमें, पाठ्यक्रम में हमारा उत्साह बना रहेगा और हमारा समर्पण होगा, हम हर कक्षा को अटेंड करेंगे तो निश्चित रूप से सफलता हमारे पांव चूमेगी और हम प्राकृत भाषा के साथ अपना परिचय पुनः स्थापित कर सकेंगे। यद्यपि ये प्राचीन होने से हमारे से डिस्कनेक्ट हो गई, साक्षात जुड़ी हुई नहीं रही, लेकिन इसमें विद्यमान साहित्य हमें जोड़ने के लिए तैयार है। इसमें जो आगम है और आगमेतर साहित्य है, महाकाव्य है, खंड काव्य है, कथाएं हैं, बड़ी प्रसिद्ध प्रसिद्ध कथाएं प्राकृत में लिखी गई। गुणाढ्य की बृहत कथा, बड्ढ कहा जिसको कहा जाता है, जो पैशाची प्राकृत में लिखी गई, उसके आधार पर अनेक कथा ग्रंथों की रचना हुई। वसुदेव हिंडी, ये भी एक विशिष्ट कथा ग्रंथ है जिसमें वसुदेव के 100 विवाहों का वर्णन है और उसके भ्रमण का वर्णन है। इस प्रकार का साहित्य, उसके मध्यम खंड भी हैं, अनेक खंड हैं। सम्राइच कहा, जो हरिभद्र सूरी का कथा ग्रंथ है, उसमें हमें कर्म सिद्धांत को समझने का अवसर मिलता है। उद्योतन सूरी की कुबलय माला कहा, ऐसे अनेक तरंगवई लोला आदि अनेक कथा ग्रंथ हैं। उन कथा ग्रंथों को पढ़कर आनंद का अनुभव होता है। उनमें निहित जो सांस्कृतिक तत्व हैं, जो भौगोलिक तत्व हैं, उनको जानने का अवसर मिलता है और इनको पढ़कर इतिहास का पुनर्लेखन करने की आवश्यकता भी अनुभव होती है, क्योंकि उस समय जो वर्णन मिलता है वो इतिहास का एक नया पक्ष उद्घाटित करता है। आज जो इतिहास के लेखन की चर्चा भारत सरकार भी कर रही है और अनेक योजनाएं बन रही हैं, उसमें पुनर्लेखन यदि इतिहास का होता है तो प्राकृत साहित्य को भी उसमें सम्मिलित किया जाना चाहिए। प्राकृत साहित्य में इतने संकेतात्मक रूप हमें मिलते हैं जो उस समय की संस्कृति का वर्णन करते हैं, इतिहास का वर्णन करते हैं और भूगोल खगोल का या उस समय की जो भौगोलिक परिस्थितियां थी उनका भी उल्लेख उसमें मिलता है। केवल काल्पनिक नहीं, वास्तविक भी। इस तरह का साहित्य अगर हम पढ़ते हैं, प्राकृत को सीखते हैं, तो हम आगमों का अर्थ भी समझेंगे और आगमों में और अन्य साहित्य में जो जीवन मूल्य हैं, जो मानव मूल्य हैं
और जो हमारे जीवन को ऊंचा उठाने वाली बातें हैं, एक एक वाक्य हमारे जीवन को परिवर्तित कर सकता है, दिशा प्रदान कर सकता है, भटकी हुई मानवता को एक दिशा प्रदान करने के लिए सक्षम है, उस साहित्य को हम पढ़ें, उसको एक एक वाक्य को पढ़कर अपने जीवन को परिवर्तित करें, तो वास्तव में प्राकृत साहित्य, प्राचीन साहित्य हमारे लिए बड़ा उपयोगी सिद्ध हो सकता है। उसी के लिए हमको प्राकृत पढ़नी है। लेकिन प्राकृत पढ़ने का, प्राकृत हम क्यों पढ़ें? कई बार ये प्रश्न होता है कि प्राचीन भाषा है, हम क्यों पढ़ें उसको? लेकिन प्राकृत भाषा में अभिलेख भी लिखे गए हैं, अनेक अशोक के अभिलेख प्राकृत में लिखे गए हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि प्राकृत हमारी भाषा रही है और आज भी प्राकृत के अनेक शब्द हमारी भाषाओं में हैं। तो हमारी वो मूल भाषा होने से हमको उसे जानना चाहिए, उसे पढ़ना चाहिए। एक तो बात यह। दूसरी बात यह है कि इसमें जो प्राचीन साहित्य है उसमें क्या लिखा हुआ, उसको जानने के लिए भी हमें प्राकृत पढ़ना चाहिए। तीसरा, आनंद की प्राप्ति के लिए भी हमें प्राकृत पढ़ना चाहिए, क्योंकि उसको पढ़ने से हमें आनंद मिलेगा, हमें खुशी मिलेगी, हमें एक रास्ता मिलेगा। इसलिए भी हमें प्राकृत को पढ़ना चाहिए। और प्राकृत को पढ़कर हम भारत की एकता को स्थापित कर सकते हैं, क्योंकि भारत की जो विभिन्न भाषाएं हैं, चाहे वो दक्षिण की हो, उत्तर की हो, पूरब की हो, पश्चिम की हो, सभी भाषाओं में प्राकृत के शब्द मिलते हैं। उन प्राकृतिक के शब्द के आधार पर हम भारतीय एकता को भी सुरक्षित रखने में सक्षम हो सकते हैं। इसलिए प्राकृत के प्रति हमारा जो रुचि उत्पन्न हुई है प्राकृत सीखने के लिए, ये केवल भारत की बात नहीं है, अपितु विदेशी भी अनेक शब्द, जैसे एक शब्द में कहूं बॉडी, जो इंग्लिश का शब्द है बॉडी, उसके लिए प्राकृत में बोंदी शब्द मिलता है। बोंदी, बोंदीम चैताण, बोंदी मतलब शरीर, शरीर का त्याग करके। तो बोंदी और बॉडी में कोई विशेष अंतर नहीं है। हमारी भाषा में दो शब्द मिलता, दो, तो दो प्राकृत का शब्द है। दो बे शब्द मिलता है, दुबे, दौड़नी, बिन्नी, बिन्नी, ऐसे प्राकृत के दो के वाचक शब्द हैं। तो ये शब्द भी, और हमारी जो गिनती है हिंदी की गिनती से 12, 13 या 13, 14, ये जो शब्द हम प्रयोग करते हैं, 20, 20 का 20, 63, 30, 30 आदि शब्द, जो 36 आदि जो शब्द मिलते हैं हिंदी की अंकों का उल्लेख करने वाले हिंदी गणित में, वो शब्द सब प्राकृत के हैं प्राय। और ये इन्हीं का थोड़ा थोड़ा परिवर्तित रूप हमको मराठी में, गुजराती में या राजस्थानी में प्राप्त होता है। और ये हमारे जो अनेक शब्द हैं, जैसे मराठी शब्द का हम प्रयोग करते हैं, तो मराठी शब्द भी यह प्राकृत का शब्द बन गया है, क्योंकि महाराष्ट्र का प्राकृत में मरहट्ठ होता है, मरहट्ठ, और मरहट्ठ का ही ह का लोप करके मरट्ठ और मराठी हो गया है। ऐसे एक शब्द है लाठी। लाठी शब्द संस्कृत में नहीं मिलता। लाठी शब्द जिसका हम प्रयोग करते हैं प्राकृत का शब्द है। लट्ठी, लट्ठी, लट्ठी बनता है प्राकृत में, लट्ठी का ही लाठी हो गया है। इस तरह से अनेक शब्द, घंटा शब्द है, ये प्राकृत का शब्द है, प्राकृत में मिलता है। अनेक शब्द जो संस्कृत की, जिनमें मूल उत्पत्ति नहीं, व्युत्पत्ति हमें नहीं मिलती है, प्रकृति प्रत्यय नहीं मिलते हैं, वो प्राकृत के शब्द हैं। प्राकृत के शब्द हमको 3 तरह के मिलते हैं। कुछ तो संस्कृत की भांति ही, जैसे कमल है, संसार है, दावानल है, या कोमल शब्द है, ऐसे शब्द जो संस्कृत और प्राकृत में समानता रखते हैं। लेकिन कुछ शब्द इस प्रकार के हैं जो संस्कृत प्राकृत से कुछ भिन्नता लिए हुए हैं, और संस्कृत के शब्द भी प्राकृत में आ गए हैं और प्राकृत के शब्द भी संस्कृत में गए हैं, क्योंकि साथ साथ जब जो ये भाषाएं चलती हैं तो उनमें परस्पर आदान प्रदान भी होता रहा है। तो संस्कृत के जैसे दिट्ठ शब्द है, दृष्ट का दिट्ठ, ये प्राकृत में आ गया है। दीठा, फिर हम दीठा भी प्रयोग राजस्थानी में मिलता है, दिखाया हो, देखा हुआ, इस तरह के शब्द। दिट्ठी, ये दृष्टि शब्द का दिट्ठी बनता है। तो ऐसे शब्द संस्कृत से प्राकृत में भी आए हैं, लेकिन प्राकृत के शब्द भी संस्कृत में गए हैं। तो ये परस्पर आदान प्रदान भी होता रहा है। लेकिन जो स्ट्रक्चर है प्राकृत का स्ट्रक्चर, जो एक वचन, बहुवचन, द्विवचन नहीं होगा, अकारांत, इकारांत, उकारांत ये शब्द के रूप होंगे। इस तरह का जो स्ट्रक्चर है वो प्राकृत ने सुरक्षित रखा है, चाहे वो किसी भी प्रकार की प्राकृत क्यों ना हो, चाहे वो पैशाची हो, चाहे वो शौरसेनी प्राकृत हो, चाहे अर्धमागधी हो। इसमें मैंने जैसा जित्तू भाई शाह से बात हुई तो ये जाना कि इसमें 6 महीने के पाठ्यक्रम में प्राकृत का व्याकरण पढ़ाने के साथ और उसके अभ्यास कराने के साथ बोलने का भी अभ्यास कराया जाता है, संभाषण का भी। और
लगभग 2 वाक्य प्रतिदिन देकर के 200 वाक्य प्राकृत के सिखा दिए जाते हैं। साथ में जो साहित्य है प्राकृत का, चाहे वो आगम साहित्य, अर्धमागधी आगम साहित्य है, शौरसेनी आगम साहित्य है, और प्राकृत का जो कथा साहित्य या काव्य साहित्य, उसका भी परिचय कराया जाता है। उसके विशेष व्याख्यान 8 से 10 और कभी 12 व्याख्यान भी कराए जाते हैं। इस प्रकार की एक व्यवस्थित योजना इस पाठ्यक्रम की है, जो 6 माह में चलती है, और इसको पढ़ने वाले लगभग 5 देशों से पिछली बार शामिल हुए थे, और ये प्रगतिशील रहा पाठ्यक्रम। प्रारंभ में 270-72 लोग थे, फिर 312 हुए, और फिर 500 पिछले पाठ्यक्रम में इसके रजिस्टर्ड जो है प्रतिभागी रहे। इस प्रकार से इसकी संख्या बढ़ती रही, और अभी 150 और उससे भी ज्यादा संख्या होने की आशा है। तो ये जो एक उत्साह बना है प्राकृत को सीखने के लिए, तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि उत्साह जिनमें है तो ये प्राकृत को निश्चित रूप से सीखेंगे, और प्राकृत का ये पाठ्यक्रम सफल होगा। इसकी जो हमारे नेतृत्व करता है वो है जितेंद्र भाई शाह। तो उनको आधार बनाकर एक गाथा और आप श्रवण करें। जींदिये महोयस्स नेतत्तणे जोग्य सिखगा, संति तत्परा सब्दे भविष्य पाइय उत्थान। प्राकृत का उत्थान होगा, निश्चित रूप से होगा, क्योंकि जितेंद्र महोदय, जितेंद्र भाई शाह, इसके नेतृत्व में और योग्य शिक्षकों के द्वारा, योग्य शिक्षक जो इसको पढ़ाने में तत्पर हैं, उत्साहित होकर पढ़ा रहे हैं। 3 पाठ्यक्रम में पढ़ाया, चौथे में पढ़ाने वाले हैं। संति तत्परा सभ्य, वो सभी तत्पर हैं, संलग्न है पढ़ाने में, निष्ठापूर्वक पढ़ाने में संलग्न है। तो भविष्य ही पाइये उत्थानम, प्राकृत का उत्थान होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। प्राकृत अपने शिखर को छुएगी। और ये प्राकृत भाषा, जैसा मैंने कह दिया है, लेकिन उसको एक गाथा में भी मैंने गूंथा है। भाषियम आगमाणम ही, ये आगमों की भाषा है प्राकृत। कव्य कहासु सोहई, काव्य में और कथाओं में भी ये सुशोभित होती है। जन्ना सुनो समाज आया, इसमें जिज्ञासु सीखने के लिए आए हैं। पढ़ियुम पाइयम वरम, इस प्राकृत भाषा जो श्रेष्ठ भाषा है उसको सीखने के लिए आए हैं। यद्यपि भाषा हमारे ज्ञान का एक माध्यम होती है, सीखने का माध्यम होती है, और व्यवहार का माध्यम होती है। हम व्यवहार तो किसी भी भाषा में कर लेते हैं, लेकिन ज्ञान सीखने में भाषा का उपयोग होता है। पर कुछ ज्ञान हम उसी भाषा में सीखें जिसमें वो लिखा हुआ है, तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। अगर हम प्राकृत भाषा में लिखी हुई बातों को हिंदी और अंग्रेजी में सीखेंगे, तो उसमें वो बात नहीं आ सकती जो हम प्राकृत से सीखेंगे। प्राकृत से सीखने पर उसकी जो ओरिजिनलिटी है वो ज्यादा इफेक्टिव होती है। और कई बार हमको अंग्रेजी और हिंदी में उन शब्दों का वो अर्थ नहीं मिल पाता जो प्राकृत से प्राकृत में मिल पाता है। तो इसलिए उस भाषा को सीखना आवश्यक है। तो वो ज्ञान का माध्यम बने, प्राकृत माध्यम बने पढ़ने में, विशेष रूप से हम उस भाषा को हृदयंगम कर सकें, सीख सकें, उसके सही अर्थ को ढूंढ सकें। क्योंकि कई सारे अर्थ प्राकृत नहीं सीखने से सही रूप में प्रकट नहीं हो पा रहे हैं, उनको हम नहीं समझ पा रहे हैं, और कभी भ्रांत भी हो जाते हैं। तो उनके सही अर्थ को पकड़ने के लिए भी हमको प्राकृत का अध्ययन करना चाहिए। और प्राकृत के बारे में नाटकों में भी प्राकृत प्रयुक्त होती रही है। उसके लिए मैंने गाथा में कहा, मैं इसलिए प्राकृत का प्रयोग कर रहा हूं कि आप सब प्राकृत सीख रहे हैं, तो कुछ कुछ प्राकृत में भी इस में प्रयोग होना चाहिए। उस दृष्टि से नाडगेसु सक्कयमिव, जैसे संस्कृत में नाटक का प्रयोग हुआ, उसी प्रकार से प्राकृत में भी संस्कृत की भांति पाइये भाषा पौंजिया बहुला, प्राकृत भाषा बहुलता से प्रयुक्त हुई है। भरहस्य नट्ट सत्थे, भरत के नाट्य शास्त्र में वर्णिया जन भाषा विपुला, ये जन भाषा विपुल रूप से वर्णित हुई है, वहां पर उन्होंने इसके बारे में वर्णन किया है। और प्राकृत भाषा के नियमों के वैसे अनेक व्याकरण बने हैं। ये बात सही है कि संस्कृत का व्याकरण संस्कृत में बना, संस्कृत के व्याकरण की रचना संस्कृत भाषा में हुई, पाली के व्याकरण की रचना पाली भाषा में हुई, लेकिन प्राकृत के व्याकरण की रचना संस्कृत में क्यों हुई, कई बार ये जिज्ञासा होती है। तो संस्कृत में होने का जो मुझे कारण समझ में आता है वो ये है कि प्राकृत के अनेक रूप हुए, अनेक प्रकार की प्राकृत भाषाएं हुई, तो भिन्न भिन्न प्रकार की प्राकृतों के लिए
भिन्न भिन्न प्राकृत व्याकरण ग्रंथ लिखने पड़ते, जैसे शौर सेने के लिए अलग से, अर्धमागधी के लिए अलग से, मागधी के लिए अलग से, या पैशाची के लिए अलग से व्याकरण ग्रंथ होते। पर इनमें थोड़ा थोड़ा ही अंतर है, अधिक अंतर नहीं है, तो उन अंतरों को बता सकते हैं। तो इसलिए इनकी कॉमन भाषा संस्कृत को आधार बना करके और अंतर बता दिए गए प्राकृत के, कि संस्कृत के आधार पर ये प्राकृत के भेद हैं और प्राकृत में ये भिन्नता है, स्वर की, वर्ण की, संयुक्त व्यंजन की, असंयुक्त व्यंजन की क्या क्या भिन्नताएं हैं वो बता दी गई हैं और उनकी विशेषताएं दे दी। फिर एक एक प्राकृत का अंतर बतला दिया कि किससे कौन सी प्राकृत भिन्न है। प्राकृतों का प्रयोग आज भी संभव है, आज भी उसमें संभाषण संभव है, लेकिन उसका मानक रूप तय करना होगा कि हम संभाषण में किस प्रकार की प्राकृत का प्रयोग करें। कैसे जो भाषा प्राचीन साहित्य में प्रयुक्त हुई है, हमें उसी का आधार बनाना चाहिए, उसी को प्रयोग में लेना चाहिए और उसी को सीखने के लिए प्रामाणिक माना जाना चाहिए। कई बार प्राकृत के जैसे पंचमी में अनेक रूप बनते हैं या वर्ण परिवर्तन से अनेक रूप बनते हैं, तो जिज्ञासा करते हैं पाठक कि हम ऐसा रूप क्यों नहीं बनाए, ये भी रूप बन सकता है क्या? हाँ, जहाँ रूप बन सकता है बना सकते हैं, लेकिन जो प्रयोग होता रहा है हमें उसे मुख्यता देनी चाहिए कि हमारे साहित्य में किस प्रकार के प्रयोग की प्रधानता रही है। वह प्रयोग यदि हम लेते हैं तो वो ज्यादा उत्तम है, और वो नहीं मिले तो हम दूसरे प्रयोग कर सकते हैं। तो इस तरह से प्राकृत के जो विभिन्न रूप मिलते हैं उनमें से हमको चयन करना होगा कि जो प्राचीन प्रयोग है, साहित्य में प्रयोग हुआ, उसको प्रधानता देनी होगी और प्राकृत के को सीख कर हम अपने ज्ञान का वर्धन तो कर ही सकते हैं, इस भाषा की महिमा को भी बढ़ा सकते हैं और इस भाषा के साहित्य का भी संवर्धन कर सकते हैं। प्राचीन साहित्य को पढ़ने के साथ, उसको समझने के साथ नए साहित्य की भी रचना कर सकते हैं। नया साहित्य लेखन अभी 19वीं शताब्दी 20वीं शताब्दी में बहुत हुआ है। मैं कुछ के नाम लूं आपके समक्ष। आचार्य घासीलाल जी महाराज, उन्होंने 3-4 ग्रंथ प्राकृत में लिखे, उनमें से एक मुख्य पदम है जिसका अभी प्रकाशन हुआ है, उनके समय प्रकाशन नहीं हो सका था। ऐसी तरह से गणवहर वाऊ उन्होंने लिखा, वो अभी तक अप्रकाशित है। उन्होंने प्राकृत के व्याकरण लिखे संस्कृत में, प्राकृत कौमुदी, प्राकृत चिंतामणि आदि। इसी तरह से आचार्य उमेश मुनि जी ने मुख्य परिषत्व नामक ग्रंथ लिखा जो 2517 गाथाओं में रचित है। वो अभी 20वीं शती के अंतिम 3 दशक में ही या कहीं 4 दशक में ही उसका लेखन हुआ और वो बड़ा ही प्रामाणिक ग्रंथ बन पड़ा है। इसी तरह से तेरा पंथ परंपरा में एक विमल मुनि जी हुए, विमल कुमार मुनि, उन्होंने भी कई सारे महाकाव्य और काव्य प्राकृत भाषा में लिखे हैं। साध्वी कंचन कुमारी ने लिखा है। कस्तूर विजय सूरीश्वर जी ने श्वेतांबर परंपरा में और दिगंबर परंपरा में भी अनेक आचार्य प्राकृत में लिख रहे हैं। जैसे आचार्य वसुनंदी जी, उन्होंने 50 से अधिक ग्रंथ लिख दिए हैं प्राकृत में, और आचार्य सुनील सागर जी, उनके 10-12 ग्रंथ उपलब्ध होते हैं। इसी तरह से प्रणम्य सागर जी, आदित्य सागर जी, श्रुत सागर जी, विराग सागर जी आदि की भी प्राकृत रचनाएं प्राप्त होती हैं। इस दृष्टि से प्राकृत भाषा आज भी जीवित है, हम ये कह सकते हैं। और प्राकृत प्राचीन होते हुए भी नवीन है, युवती की भांति नवीन है, और उसके प्रति हमारा आकर्षण जो जो बढ़ेगा त्यों त्यों प्राकृत भाषा और चमकेगी और ये भाषा हमको परस्पर जोड़ने में सहयोगी बनेगी और हम इसके प्राचीन साहित्य को पढ़कर अपने जीवन को भी उन्नत बनाएंगे। और श्रुत रत्नाकर के द्वारा जो समायोजित ये कार्यक्रम है, षाण्मासिक कार्यक्रम है, वह भी सफलता को प्राप्त होगा। ये ऐसा मैंने जाना है जितेंद्र भाई शाह से कि इसके YouTube पर ये चलता है, इसकी क्लासेस। यद्यपि इसके जो रजिस्टर्ड लोग हैं वो रजिस्टर्ड लोग ही इसे देखते हैं, उन्हीं को अलाउड कर रखा है, हर एक व्यक्ति नहीं देखता है। फिर भी YouTube पर करीब 35,000 व्यूअर्स हैं, व्यूज 35,000 व्यूज इस पर आए हैं और 5,600 घंटों तक इसे देखा गया है। तो बड़ी उपलब्धि है। जो पाठक इसे पढ़ते हैं वो बार बार देखते भी हैं, क्लासेस को समझते भी हैं और उससे प्राकृत का अभ्यास कर रहे हैं। तो वो शिक्षक धन्य हैं, उनको धन्यवाओ तेसिम सिक्खगाणम ये हिम एवं पाढ़ियम, जिनके द्वारा इस प्रकार से पढ़ाया गया है उन शिक्षक, वो शिक्षक भी धन्यवाद के पात्र हैं। तो इस प्रकार से श्रुत रत्नाकर के द्वारा बड़े ही परिश्रम के साथ में, बड़े मनोयोग के साथ में
बड़ी निष्ठा के साथ में समर्पण भाव से जो पाठ्यक्रम का संचालन किया जा रहा है वह सराहनीय है और इसका अनुकरण करके अन्यत्र भी इस प्रकार के पाठ्यक्रम चलाए जाएंगे। ये जो पाठ्यक्रम चलाया जा रहा है वो केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के साथ जुड़कर चलाया जा रहा है और इसलिए पाठ्यक्रम में जो प्रमाण पत्र दिया जाता है उसकी भी वैल्यू बढ़ गई है और उसको पढ़ करके अनेक नए शिक्षक भी तैयार हो सकते हैं इस कार्यशाला के माध्यम से, जो यहाँ और विदेश में भी पढ़ा सकते हैं। ऐसे शिक्षकों की फौज हमें तैयार करनी है। श्रुत रत्नाकर के माध्यम से 100-200 शिक्षक यदि तैयार हो जाते हैं तो प्राकृत का और अधिक वातावरण बढ़ेगा और जसवंत भाई मोदी, रमेश शाह जैसे लोग इसको और प्रोत्साहित करने में संलग्न होंगे और जितेंद्र भाई शाह जिस प्रकार से कार्य कर रहे हैं उनके साथ शिक्षक जैसे व्योम शाह, गणेश तिवारी जी और सुमत कुमार जैन ये जुड़े हुए हैं, डॉक्टर सुमत जी, तो वो निश्चित रूप से कंधे से कंधा मिलाकर इसको आगे बढ़ाने में अपना योगदान कर रहे हैं। मैं इस आयोजन के लिए और विशेष रूप से मुझे याद किया जितेंद्र भाई शाह ने, उसके लिए मैं उनका आभार प्रकट करता हूँ। हृदय से उनकी मित्रता को स्वीकार करता हूँ और शुरू से हम तो जुड़े हुए हैं, कई वर्षों से जुड़े हुए हैं, लेकिन उन्होंने जो मुझे इस प्रकार का एक सम्मान दिया इस कार्यक्रम में, उसके लिए विशेष आभार, हार्दिक धन्यवाद सभी का। इसी के साथ धन्यवाद महोदय, आपके प्रेरणा गर्भित बोधप्रद व्याख्यान के लिए मैं आपके प्रति हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। अब कल से आप सभी विद्यार्थियों की नियमित रूप से कक्षाएं प्रारंभ होंगी। आज जो लिंक पर आपने जूम ज्वाइन किया है उससे अलग कल की लिंक होगी। वो कल प्रातः काल आपको जो हमारा ग्रुप है उसके अंदर भेज दी जाएगी। जो प्राकृत कोर्स है उसका अभी भी किसी को लाभ लेना लेना हो, मतलब किसी को अभी भी जुड़ना हो, तो हमने एडमिशन्स कल की कक्षा तक खुले रखे हैं। मतलब कल शाम 8 बजे तक हमारे एडमिशन्स ओपन है। उसकी लिंक मैंने चैट में भेजी है। यदि आपके किसी मित्र को आपको जोड़ना हो या यदि आपको किसी को प्रेरणा करना चाहते हो, अथवा आप आज यदि उद्घाटन सत्र में जुड़े हैं और यह कार्यक्रम में आगे बढ़ना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो आप इस फॉर्म के माध्यम से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। हम सभी की कल की कक्षा शाम 9 बजे होंगी और गणेश तिवारी जी आपका प्रारंभिक पाठ लेंगे। अब इस कार्यक्रम की औपचारिक समाप्ति रूप मैं भोगीलाल लहरचंद इंस्टीट्यूट ऑफ इंडोलॉजी के निदेशक प्रोफेसर विजय कुमार जैन जी, जो प्राकृत पाली एवं बौद्ध दर्शन के विशिष्ट विद्वान है, मैं उनको आमंत्रित करता हूँ कि वे संस्थान के पक्ष से आगत सभी अतिथियों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करें। धन्यवाद व्योम नमस्कार। जी। पाई कब्बस्य नमो पाई कब्बम च निम्मियम जेण ताहम च पड़मामो पठिवूण जेण वी जानन्ति। हम इस प्राकृत की गाथा के माध्यम से प्राकृत काव्य को नमस्कार करते हैं। जिन रचनाकारों ने इनकी रचना की है उनको नमस्कार करते हैं और जो इसको पढ़ना जानते हैं उनको भी हम नमस्कार करते हैं। तो हमारे सभी जो इसमें पाठ में सम्मिलित होने वाले हैं उनको भी सादर प्रणाम है। आज का यह कार्यक्रम चौथा ऑनलाइन कार्यक्रम है और यह बड़ी सौभाग्य की बात है कि पूरे विश्व के लोग इसमें जुड़ रहे हैं। आज कक्षाओं में जाकर के अध्ययन करना इतना सरल नहीं है, घर में बैठ करके इस तरह की सुविधा हमको प्राप्त हो रही है। के लिए श्रुत रत्नाकर के संस्थापक प्रोफेसर JB शाह के प्रति हम सबको पहले कृतज्ञ होना चाहिए, क्योंकि उनके का ही यह उपक्रम है जिसके कारण से यह हमको सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इसमें सहयोगी केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय है। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के यशस्वी कुलपति प्रोफेसर श्रीनिवास बड़खेड़ी जी की उदारता का परिणाम है कि जिस तरह से आज विश्व में संस्कृत की ध्वजा फहरा रही है, पाली और प्राकृत भी उसी मार्ग में अग्रसर हो रहे हैं। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में अष्टादशी योजना चलती है जिसमें 18 प्रकल्प होते हैं, यानी भाषा को विकास करने के लिए आप 18 प्रकार से उसका विकास कर सकते हैं। अलग अलग उसमें प्रकल्प हैं, डिजिटलाइजेशन के हैं, रिसर्च के हैं, पांडुलिपि के हैं, प्रकाशन के हैं। तो इस तरह से विभिन्न दुर्लभ योजनाओं का उन्होंने
जो संकल्प किया है, उन सभी योजनाओं में संस्कृत के साथ पाली प्राकृत को भी सम्मिलित होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इस तरह से हम आदरणीय कुलपति जी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। उन्होंने अपने आशीर्वचनों में जैसा कि कहा कि एक मंदिर के प्रवेश के अलग अलग द्वार हो सकते हैं, लेकिन हमारा जो देवता है वो एक है। हमारा जो रस है, पात्र अलग अलग हो सकते हैं, जो हमको रस की प्राप्ति होगी वो एक होगी। अखंड भारत का जो हमारी उन्होंने कल्पना की कि विभिन्नता में एकता के बीज हैं, सनातनता की बात की कि किस तरह से पाली प्राकृत संस्कृत के माध्यम से पूर्व ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं और अपने ज्ञान को आगे प्रवाहित कर सकते हैं। यह जो क्षमता होती है वो सब देसी भाषाओं में नहीं होती है, लेकिन हमारे संस्कृत और पाली प्राकृत भाषाओं में है। आज के कार्यक्रम में श्री जसवंत भाई मोदी जी यूएसए से जुड़े हुए हैं। इनके संदर्भ में जैसा कि जीतू भाई जी ने कहा कि बस प्रोफेशनल से यह चिकित्सक हैं, लेकिन इन्होंने अपने धन का जो सदुपयोग किया है, पूरे विश्व में जैन धर्म की को स्थायित्व प्रदान करने का काम कर रहे हैं। मैंने पहले भी कहा था कि जिस तरह से सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार करने के लिए एक व्यवस्थित कार्यक्रम चलाया था, उसी तरह से आज श्री जसवंत भाई पूरे विश्व की विश्वविद्यालयों में जैन चेयर की स्थापना करके कार्य कर रहे हैं। उनको हम सादर प्रणाम करते हैं। उन्होंने हम सबका उद्बोधन दे करके हमको हमारा उत्साह बढ़ाया है। इसी तरह से रमेश शाह जी, जो कि जिन फाउंडेशन के माध्यम से भारतीय विद्याओं के प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं, साथ ही उन्होंने जो आज हमको विशेष रूप से बताया कि डिजिटल उपवास आज हमारी बहुत बड़ी समस्या है कि हम लोग इसका जो सदुपयोग करना चाहिए था मोबाइल आदि का, उसमें अपने समय की बर्बादी कर रहे हैं। तो इन्होंने एक बहुत अच्छी हमको प्रेरणा दी है, खास करके हमारे छात्रों के लिए, कि इस मोबाइल के उपयोग के माध्यम से वो ऑनलाइन कक्षाएं पढ़ें, लेकिन और दुरुपयोग ना करें, सदुपयोग करें तो निश्चित ही उनका कल्याण होगा। इस तरह से आज के जो प्रमुख वक्ता और जिन्होंने अध्यक्षता भी की है, आदरणीय प्रोफेसर धर्मचंद जी जैन, उनको जैसा कि आप लोग उनकी विद्वता के माध्यम व्याख्यान के माध्यम से ही समझ गए होंगे, उन्होंने कई पक्षों को आपके सामने उजागर किया। एक तो आपका मार्ग सुगम किया है। आप यह ना समझें कि यह 6 महीने का जो मार्ग है अध्ययन का वो कठिन है, तो उसको सुगम बनाने के लिए सबसे पहले किस तरह से प्राकृत सरल है संस्कृत की तुलना में, यह बात प्रस्तुत करने का प्रयास किया। और वर्तमान समय में उसका क्या महत्व है, क्लासिकल संस्कृत घोषित हो जाने के बाद में क्या संभावनाएं हैं, हमारे सामने क्या चुनौतियां हैं, इस तरह का एक विस्तार व्याख्यान दिया है। निश्चित रूप से हम लोग कहते हैं पाथे का काम करेगा, जो 6 महीने में के लिए आपके लिए, हम लोग क्या पाथे कहते हैं, कलेवा के लिए, रास्ते के मार्ग के लिए जो भोजन रख दिया जाता है, उस तरह का ये आपका पाथे का काम करेगा। इनके पूरे व्याख्यान को आप जब बार बार सुनेंगे, समझेंगे, तो निश्चित रूप से इनका जो व्याख्यान है वो पाथे का कार्य करेगा। और जैसा कि बताया गया है कि इसमें विभिन्न प्रकार से आपको संभाषण के माध्यम से, अनुवाद के माध्यम से शास्त्रों का अध्ययन कराया जाएगा, साथ ही प्राकृत साहित्य के विहंगम इतिहास का भी अवलोकन कराया जाएगा। तो निश्चित रूप से यह आपके लिए उपकारी होने जा रहा है। आपको लगन पूर्वक 6 महीने देना है, और सिर्फ आप एक छात्र के रूप में अभी आज सम्मिलित हो रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि जब 6 महीने बाद आप इससे निकलेंगे तो एक अध्यापक के रूप में निकलेंगे, और सिर्फ अध्यापक के रूप में ज्ञान प्राप्त करके ही नहीं निकलना है, आपको एक अध्यापन का दायित्व भी लेना है। जैसे दीप से दीप जलता है, आज आप 500 से 5000 लोगों को प्राकृत का ज्ञान प्रदान करेंगे, यही आपको संकल्प लेना है। क्योंकि जब आप एक दायित्व के साथ में कोई काम करेंगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता प्राप्त होगी। इस पूरे कार्यक्रम के संयोजन में जो रीढ़ की हड्डी के रूप में हमारे श्री व्योम शाह जी हैं, पूरे समय तक इसको व्यवस्थित करते हैं, एक एक व्यक्ति को जोड़ते हैं। इनके उपकार को भी हमको याद करना चाहिए। ये स्वयं भी कक्षाएं भी लेते हैं,
अभी हमारे भोगीलाल लहरचंद इंस्टीट्यूट में प्राकृत का 1 महीने का पाठ्यक्रम चल रहा है। उन्होंने प्रारंभ में ही आकर के अपना अध्यापन कार्य किया और हमारे जो पढ़ने वाले छात्र हैं उनकी बहुत सराहना करते हैं। वो चाहते हैं कि हमेशा इस तरह के अध्यापक हमको पढ़ाते रहें। यह सौभाग्य आपको 6 महीने तक प्राप्त होगा। इसी तरह से और भी जो हमारे कुशल अध्यापक हैं, और सबसे जो मुख्य बात है कि इसके जो निदेशक हैं प्रोफेसर JB शाह जी, वो पूरे कार्यक्रम को बड़ी सूक्ष्म दृष्टि से नजर रखते हैं, उसमें कुशलता पूर्वक उसका निर्वहन करते हैं। तो निश्चित रूप से आपका जो प्रयास है वो सफल होने जा रहा है। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं सभी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ, और खास करके जीतू भाई और व्योम शाह जी के प्रति भी कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ कि आपने मुझे इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने का अवसर प्रदान किया। मैं इन्हीं शब्दों के साथ में सबको धन्यवाद देता हूँ, श्रुत रत्नाकर की तरफ से, जीतू भाई की तरफ से, और मैं अपनी तरफ से भी, और प्राकृत के सभी प्रेमियों की तरफ से भी धन्यवाद। धन्यवाद महोदय। सभी आगत विद्वानों के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए मैं आपके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। और इसी के साथ आज के इस उद्घाटन सत्र का औपचारिक रूप से यहाँ की समाप्ति होती है। हम कल से ठीक 9 बजे कक्षा का प्रारंभ कर लेंगे। सभी से निवेदन है कि आप सभी 9 बजने में 5 मिनट जब कम हो तब मीटिंग में जुड़ जाइएगा, जिससे हम यथासमय कक्षा का प्रारंभ करें। और यदि शक्य हो तो इस तरह से बैठिएगा कि आप कक्षा के समय अपना वीडियो ऑन रख पाए। तो इसी के साथ हम आज का यह उद्घाटन सत्र यहाँ संपन्न करते हैं। सभी को नमस्कार। जय जिनेन्द्र। जय जय। नमस्कार।